हेलो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विज्ञान विषय के वर्ष 2020 के क्वेश्चन पेपर को हल करेंगे। पिछले दो क्लासों में हम लोगों ने वर्ष 2023 और 2022 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था। क्योंकि 2021 में कोई पेपर नहीं हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर का, उसमें एडमिशन जीरो हो गया था, यानी सेशन जीरो हो गया था बीटीसी का, इसलिए वर्ष 2020 के क्वेश्चन पेपर को पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग इस सीरीज में हम लोग वर्ष 2023 से 16 तक के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बहुविकल्पी प्रश्न का पहला प्रश्न है, घर्षण बल निर्भर करता है। ऑप्शन ए है सतह की प्रकृति पर, बी है क्षेत्रफल पर, सी है आयतन पर और डी है उपयुक्त सभी पर। इसका जो ऑप्शन ए है यही सही उत्तर होगा, क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच कार्य करता है, इसलिए और सतह की प्रति खुरदरी रहती है तो उसमें घर्षण बल का मान अधिक होता है। अगर जो चिकना दोनों सतहों का मान रहता है, मतलब दोनों सतह चिकना होता है, तो घर्षण बल का मान कम होता है। तो इसलिए सतह की प्रकृति पे घर्षण बल कार्य करता है। दूसरा प्रश्न है, एसआई पद्धति में बल का मात्रक है। देखिए, एसआई पद्धति में बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, लेकिन बल का एक और मात्रक होता है। इसका जो सी ऑप्शन है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या तीसरा, बर्तन बनाने वाले कुम्हार के चाक की गति है। ऑप्शन ए है दोलन गति, बी है सरल रेखी गति, सी है घूर्णन गति और डी है वृत्तीय गति। इसका जो ऑप्शन सी है यही सही उत्तर होगा, घूर्णन गति। घूर्णन गति उसे कहते हैं जो अपने अक्ष पे ही चारों तरफ गति करे, उसको घूर्णन गति कहते हैं। जो चाक होता है वो गोलाकार होता है और वो नीचे अटैच्ड रहता है भूमि से या किसी भी चीज़ से जो कि अपने अक्ष पर ही घूमता है, उसको घूर्णन गति कहते हैं। दोलन गति जिसे कहते हैं, देखिए, जो अपने माध्य स्थिति के दोनों तरफ इधर उधर अपनी गति को दोहराए उसको दोलन गति कहते हैं। सरल रेखी गति होता है सीधा गति, मतलब एक रेखा में गति, जैसे कार सड़क पे दौड़ती है, ये सरल रेखी गति हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति कहते हैं जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी जो गोल चक्कर लगाता है, इसको वृत्तीय गति कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, नर तथा मादा युग्मक के युग्मन यानी संयोग की क्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए है परागण, बी है निषेचन, सी है जनन और डी है बीज निर्माण। इसका ऑप्शन जो बी है निषेचन, यही सही उत्तर हो जाएगा। नर तथा मादा युग्मक के संयोग को निषेचन कहते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सजीव है। ऑप्शन ए है मोटर, बी है रेलगाड़ी, सी है केंचुआ और डी है साइकिल। इसका सही उत्तर है सी, केंचुआ। केंचुआ जिसमें जान होता है, जो सांस लेता है, जो खुद से गति कर सकता है, उसको सजीव कहते हैं। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अति लघुत्तरी प्रश्न का पहला प्रश्न है, द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। उत्तर, द्विलिंगी पुष्प उसे कहते हैं जिसमें नर यानी पुंकेसर व मादा भाग स्त्री केसर भाग दोनों एक ही पुष्प में पाया जाता है तथा इस प्रकार के पुष्प को संपूर्ण पुष्प कहते हैं और इसमें सदैव स्वपरागण होता है, जैसे गुलाब, गुड़हल, सूरजमुखी, लिली आदि। यानी एक ही पुष्प में नर और मादा भाग दोनों पाए जाते हैं, उसको द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। और एक लिंगी उसे पुष्प कहते हैं कि एक पुष्प में या तो मादा जननांग होगा, नहीं तो वो पुरुष जननांग होगा। वो उसको निषेचन के लिए दूसरे पुष्प पे अपने परागकण को भेजना रहता है, नर वाले पार्ट का परागकण। यानी दो पुष्प मिलकर निषेचन होता है एक लिंगी पुष्प में। प्रश्न संख्या 7 है, वर्धी जनन या कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। उत्तर, वर्धी जनन या कायिक प्रवर्धन एक प्रकार का प्रजनन है जिसमें पौधे के जड़, तना और पत्तियों से नए पौधे विकसित होते हैं। अर्थात कि बीज को छोड़ के पौधे के किसी भाग से किसी नए पौधे का जनन विकसित होना ही कायिक प्रवर्धन कहलाता है। इसका उदाहरण है जैसे कि आलू, प्याज, अदरक, ये सभी इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 8 है, दोलन गति किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। उत्तर, हेडिंग लिखेंगे दोलन गति। जब कोई वस्तु साम्य स्थिति के इधर उधर गति करती है तो वस्तु की यह गति दोलन गति कहलाती है। दोलन एक तरह की आवर्ती गति है। उदाहरण, झूले की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति, ये सब दोलन गति हो जाएगा। अभी ऊपर हम लोगों ने बहुविकल्पी में पढ़ा था, जो अपने माध्य स्थिति के इधर उधर गति अपने गति को दोहराए उसको दोलन गति कहते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने इसको पढ़ लिया था। ये पिछले क्लास में किसी साल 22 या 23 में पूछा हुआ था। प्रश्न संख्या 9 है, पेशी बल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। उत्तर,
पेशी बल हमारे शरीर में मांसपेशियों की क्रिया द्वारा लगाए गए बल को पेशी बल कहते हैं। उदाहरण, जब हम जमीन पर पड़ी किसी वस्तु को उठाते हैं तो वहाँ पे पेशी बल कार्य करता है। ये एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 10 है, उदाहरण की पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं निम्न हैं। पहला है ठोस, वह पदार्थ जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होता है। उदाहरण के लिए ईंट और लकड़ी, ये ठोस पदार्थ का एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा है द्रव, वह पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता है। उदाहरण पानी और तेल, जिसका आयतन का मतलब 1 लीटर पानी या दूध है तो 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन जिस भी बर्तन में उसको रखेंगे उसका आकार ग्रहण कर लेगा, यानी उसका आकार निश्चित नहीं होता है। तीसरा है, वह पदार्थ जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित नहीं होता है। उदाहरण हवा, ऑक्सीजन, हीलियम आदि। प्रश्न संख्या 11 है, अनुकूलन किसे कहते हैं। उत्तर, अनुकूलन उस क्रिया को कहते हैं जिसमें किसी व्यक्ति या सजीव को सहारा देने का प्रयास किया जाता है, जिससे जीव सुगमतापूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वंश वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में रचनात्मक एवं क्रियात्मक अस्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया है, उसको अनुकूलन कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न का पहला प्रश्न है, सजीव तथा निर्जीव में अंतर लिखिए। इसमें देखिए लघु उत्तरी प्रश्न 2-2 नंबर का पूछता है, बहुविकल्पी और अति लघु उत्तरी 1-1 नंबर का पूछता है। इसमें बहुविकल्पी में केवल आपको एक शब्द लिखना रहते हैं, अति लघु उत्तरी में 30 वर्ड में लिखना रहता है, यानी 30 शब्दों में लिखना रहता है, जिसमें ऐसा नहीं है कि 30 शब्द में लिखेंगे ही। अगर जो पूछेगा आपको एक वर्ड का आंसर है तो आप एक वर्ड ही लिखेंगे, और लघु उत्तरी में लेकिन आपको लिखना पड़ेगा। एक वर्ड का भी पूछेगा फिर भी आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये 60 शब्दों में पूछता है लघु उत्तरी, और ये 2 नंबर का होता है। 12वां प्रश्न है, सजीव तथा निर्जीव में अंतर लिखिए। उत्तर, सजीव तथा निर्जीव में अंतर निम्न है। एक तरफ हम लोगों ने लिखा है सजीव, दूसरी तरफ निर्जीव। सजीव में पहला है, सजीव में वृद्धि होती है जबकि निर्जीव में वृद्धि नहीं होती है। दूसरा अंतर है, सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं गति करते हैं, जबकि निर्जीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं गति नहीं करते हैं। तीसरा अंतर है, सजीव को भोजन, जल व वायु की आवश्यकता होती है, जबकि निर्जीव में भोजन, जल व वायु की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा अंतर है, सजीवों में जटिल संगठनात्मक स्तर पाया जाता है जो अणुओं व कोशिकाओं से जैवमंडल तक विस्तारित होता है, जबकि निर्जीवों में जटिल संगठनात्मक स्तर का अभाव पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, पर परागण तथा स्वपरागण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, पहला हेडिंग है पर परागण, जब एक पौधे के पुष्प के परागकण उस जाति के किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे पर परागण कहते हैं। उदाहरण के लिए ग्लोरियोसा। ये पर परागण का मतलब होता है कि एक पुष्प का दूसरे पुष्प के, उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प में जाके परागण करना, यानी ये एक लिंगी पुष्प में होता है पर परागण। अभी ऊपर हम लोगों ने एक लिंगी और द्विलिंगी को पढ़ा था। अगला जो हेडिंग है स्वपरागण, जब किसी पौधे के पुष्प के परागकण उसी पुष्प या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे स्वपरागण कहते हैं। उदाहरण के लिए मटर, ये स्वपरागण द्विलिंगी पुष्प में होता है, द्विलिंगी पौधे में होता है। प्रश्न संख्या 14 है, मिश्रण कितने प्रकार का होता है, संक्षेप में लिखिए। उत्तर, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है समांगी मिश्रण, वह मिश्रण जिसका संगठन सभी जगह समान हो समांगी मिश्रण कहलाता है। उदाहरण के लिए चीनी व पानी का घोल, नमक व पानी का घोल, यानी जो नमक मिलता है तो आप कहीं से भी निकालिए, कितना भी मात्रा निकालिए नमक और पानी का घोल, हर जगह नमक का बराबर नमकीन जो होता है वो बराबर होगा, वो हर पूरा पानी बराबर नमकीन होगा। और चीनी के साथ भी ऐसा ही है। लेकिन जो विषमांगी मिश्रण होता है तो विषमांगी मिश्रण किसी भी अनुपात में मिला दिया जाता है, कहीं पे ज़्यादा रहता है कहीं पे कम रहता है। इसको पढ़ते हैं, वह मिश्रण जिसका संगठन सभी जगह समान न होकर विषमांगी मिश्रण कहलाता है।
उदाहरण में है चीनी और नमक का मिश्रण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलने वाली वस्तु 120 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। देखिए तो समय पूछ रहा है, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी दिया है 120 मीटर और चाल दिया है 20 मीटर पर सेकंड, भाग दे देंगे 120 में 20 से। देखिए इसका आंसर नीचे है। वस्तु का चाल दिया है 20 मीटर पर सेकंड, दूरी दिया है 120 मीटर, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, यानी दूरी है 120 बटे 20। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 12 में 2 से जब भाग देंगे 2 छक्के 12, यानी 6 सेकंड समय निकल जाएगा। यही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम यानी जड़त्व के प्रथम नियम को जड़त्व के नियम के नाम से भी जाना जाता है। जड़त्व के नियम को उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा न्यूटन गति विषयक प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम में है तो वह विराम में रहने का प्रयास करेगी, तथा यदि कोई वस्तु गति में है तो वह गति में रहने का प्रयास करेगी, जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। उदाहरण, कंबल को छड़ से पीटने पर धूल की कण झड़ जाते हैं। इसका अर्थ है कि कंबल में जो धूल होते हैं वो स्थिर रहते हैं, यानी गति नहीं करते हैं, तो वो रहने का प्रयास करते हैं, वो स्थिर ही रहने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसे जब डंडे से मारा जाता है तो एक्स्ट्रा जो बल लगाया जाता है, इसके कारण वो जो कंबल होता है आगे की तरफ गति करता है, और जो स्थिति जो धूल के कण होते हैं वो स्थिर रहने का प्रयास करते हैं, जिससे वो बाहर निकल जाते हैं। ये प्रथम नियम के एग्जाम्पल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, घर्षण बल क्या है, दैनिक जीवन में इसका उपयोग लिखिए। उत्तर, घर्षण बल। घर्षण बल एक बल है जो दो तलों के बीच सापेक्षिक स्पर्शी गति का विरोध करता है। घर्षण बल का मान दोनों तलों के बीच अभिलंब बल पर निर्भर करता है। घर्षण बल का दैनिक जीवन में उपयोग, यानी इसमें देखिए घर्षण बल पूछा था, दैनिक जीवन में इसका उपयोग पूछा था। जब हम जमीन या फर्श पर चलते हैं तो यह घर्षण बल है जो हमारे पैरों को जमीन पर टिकाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। फिसलन वाली सतहों या बर्फ पर घर्षण कम होता है, यही कारण है कि हम इन सतहों पर फिसलते हैं। तो देखिए दैनिक जीवन में उपयोग हो गया, जो हम चलते हैं या फिर मोटर बाइक चलाते हैं या कार चलाते हैं, तो ये घर्षण बल के कारण ही चलता भी है और घर्षण बल के कारण रुकता भी है। और इसका जो मान होता है फर्श पे कम होता है और बर्फ पे कम होता है, इसलिए वहाँ पे फिसलन होता है। ये दैनिक जीवन में उपयोग हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो कि इस प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 18, अलैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं। पौधों की अलैंगिक जनन की विधियाँ लिखिए। उत्तर, अलैंगिक जनन ऐसी प्रजनन प्रक्रिया है जिसमें जीव की उत्पत्ति एक जनन से होता है तथा इसमें नर व मादा युग्मक का निषेचन नहीं होता है, तथा अलैंगिक जनन पौधों में प्रायः पाई जाती है। पौधों की अलैंगिक जनन की विधियाँ निम्न है। पहला है विखंडन, दूसरा है मुकुलन, तीसरा है बीजाणु का बनना, चौथा है खंडन और पांचवा है कायिक प्रवर्धन। तो इसी के साथ आज का प्रश्न पत्र यहीं समाप्त होता है। आज का क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।